Hello friends and welcome back to the series of video lectures on psychology. मेरे कुछ पुराने वीडियोस में मैं बात कर रही थी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में और आज मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर बात करूंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कि संगठनात्मक मनोविज्ञान का हिस्ट्री या उसकी रूट्स कहाँ से हैं, किस तरह से वो अस्तित्व में आया, क्या कारण थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला और प्रमुख कारण था साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखिए, जो साइकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, दोनों कहीं ना कहीं 1900 के बाद अस्तित्व में आती हैं और उसमें भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पहले आती है. और इसीलिए मैंने बोला कि इसका जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो सबसे प्रमुख कारण है दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर आपने थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ा तो इट इज़ द वर्क ऑफ टेलर एंड मैक्स वेबर. इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट. और साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द फिलॉसफी ऑफ एफिशिएंसी. किस तरह से हम कार्य कुशलता को बढ़ाएं, या मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो इट टॉक्स अबाउट टाइम एंड मोशन स्टडी, कि किस तरह से कार्य करने के दौरान हम समय को बचा सकते हैं, समय को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से मूवमेंट्स, मोशन इज़ अबाउट द मूवमेंट्स, किस तरह से अपने मूवमेंट्स को, जो फालतू के जो मूवमेंट्स हैं उनको कम करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं. सो टाइम एंड मोशन स्टडी या जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो विचार टेलर और मैक्स वेबर का था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो बेसिकली हम इसको टाइम एंड मोशन स्टडी को इस रूप में देखते हैं कि पीस रेट, कि जितना काम करेंगे उसका उतना पैसा मिलेगा वर्कर्स को. तो लेकिन इसके अलावा भी टाइम एंड मोशन स्टडी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. मेनली देखिए, सबसे पहली चीज़, टाइम एंड मोशन स्टडी ने एम्फेसाइज किया कि हर काम अलग अलग, जो मेनली इट एम्फेसाइज्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन. सो कि जो डिज़ाइन करने वाले हैं या जो कार्य करने वाले हैं वो अलग अलग होने चाहिए. तो कार्य करने वाले अलग हैं और जो कार्य को डिज़ाइन करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, दोज आर डिफरेंट. सो मेनली इट एम्फेसाइज्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, कि हर व्यक्ति का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो कार्य वो अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकता है. तो एक तो बहुत प्रमुख चीज़ थी कि स्पेशलाइजेशन को हाईलाइट किया. सेकेंडली, टाइम एंड मोशन स्टडी में इट हाईलाइटेड ऑन द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, कि इसीलिए मैंने बोला पीस रेट मेथड ऑफ पेमेंट जो था, कि जितना काम व्यक्ति करेगा उसको उसके हिसाब से जो पेमेंट है वो किया जाएगा. सो जनरली टाइम एंड मोशन स्टडी ये मानती थी कि जो वर्कर्स होते हैं दे आर रैशनल बीइंग्स, जो अगर उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वो ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा काम करेंगे. सो फेवरेबल इकोनॉमिक इंसेंटिव से उनसे ज़्यादा काम निकलवाया जा सकता है. तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे. बाकी डिटेल में जब आप टाइम एंड मोशन स्टडी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को एक नया बूस्ट, या इट केम इन इम्पोर्टेंस. ठीक है, ओके. अनदर फैक्टर and a very important one is Hawthorne studies. Hawthorne studies, देखिए, ये 1920s के आसपास there were series of experiments और studies अध्ययन हुए थे. और ये क्यों हुए थे? देखिए, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिक्स थी, उसमें बहुत लोगों की शिकायतें आ रही थी अबाउट डिससैटिस्फैक्शन, एंड लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं थे. और इसके साथ साथ लोगों को बहुत सारी मैनेजमेंट से शिकायतें थी,
एंड आपस में जो और भी बहुत सारी जो उनकी शिकायतें थी, तो उन शिकायतों को टैकल करने के लिए टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसको अपॉइंट किया गया था. सो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जिसपे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने काम किया था. और बेसिकली इनका जो उद्देश्य था, दैट वाज टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो वातावरणीय कारक होते हैं कार्य स्थान पर, जो वर्क प्लेस पर वातावरणीय कारण, लाइक इल्यूमिनेशन, रोशनी कितनी है, वेजेस, आपको जो सैलरी मिलती है, जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है उसके बारे में. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेस्ट पॉजेस, कि कार्य के दौरान जो विश्राम दिया जाता है कितने समय पे देना चाहिए, कितना ज़्यादा देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसका प्रभाव इस टीम ने स्टडी किया. एंड ये जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं, देखिए ये ऑलमोस्ट 1920 से लेके 35 तक ये 10-15 साल ये अध्ययन चले हैं, और कई अध्ययन इसमें किए गए थे. और इनका मेन, जैसा मैंने बताया, वातावरणीय कारण का जो क्या प्रभाव प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी पे, कार्यकुशलता पे पड़ता है, उसको इन्होंने देखना था. और देखिए इन्होंने जो अध्ययन किए, जैसे मैंने बताया कि जो इल्यूमिनेशन स्टडीज़ हैं उसमें शुरू में तो यस, इन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बना दिए. कईयों में रोशनी बहुत ज़्यादा थी, कईयों में रोशनी कम थी, कईयों में बिल्कुल ही कम थी. तो शुरू में इन्होंने देखा कि थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट वाज सीन कि उस ग्रुप को जिसको कम रोशनी दी, यहाँ तक कि मूनलाइट में भी काम करवाया, जो मूनलाइट इज वेरी मिनिमम ऑफ लाइट, ठीक है, तो भी दे वर सेटिस्फाइड. सो अल्टीमेटली इनका जो निष्कर्ष निकला था, दे फाउंड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन. आप लाइट का प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पे नहीं पड़ता. सो इससे ये निकल कर आया कि देवर सम अदर फैक्टर्स बिसाइड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे लाइट है या रेस्ट. एक और जो स्टडी हुई थी, रिले, वायर रिले वाली जो है, उसके अंदर भी यही था कि दो दो लोगों की टीम बनाई थी, और उन लोगों को बोल दिया गया था कि आप अपने लोग छांट लें किनके साथ आप काम करना चाहेंगे. एंड देन दे वर गिवन, उनको असेंबल करने को दिया गया था रिले लाइंस को, ठीक है. तो उसमें भी उनको अलग अलग जो वर्क, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स थे, उनको कुछ को रेस्पॉन्सेस दिए गए थे, कुछ को नहीं दिए गए थे. और उस स्टडी से भी निष्कर्ष ये निकला था कि जिनको रेस्पॉन्सेस नहीं भी दिए गए थे, बट जो टीम जो उन्होंने छांटी थी, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट. सो बेसिकली इसका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में अब बात करेंगे. देखिए जैसा मैंने बताया कि इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि वातावरणीय कारण के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है. क्योंकि शुरू में थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है इल्यूमिनेशन का या रेस्ट पॉजेस का या इंसेंटिव्स का, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता. दे वर सेटिस्फाइड, दे वर हैप्पी, इवन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लाइट कम थी, या उनको पैसे कम दिए गए थे, या रेस्पॉन्सेस कम दिए गए थे, तब भी दे वर्क बेटर. सो अब क्या ऐसे कारण थे, तो ये जो हॉथॉर्न स्टडी का जो इम्पैक्ट पड़ा, तो मेनली उसको अगर हम देखें, तो ये था कि इट एम्फेसाइज्ड ऑन द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट, जो मानवीय गुण है या व्यवहारीय गुण, बिहेवियरिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ द मैनेजमेंट को हाईलाइट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. और इट कंट्रीब्यूटेड टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ये जो मानवीय गुण होते हैं, ये व्यवहार को समझने में मदद करते हैं. एंड इट हाईलाइटेड ऑन द सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल की बजाय सोशल, सामाजिक जो कारक हैं, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर. और जब इनकी
प्रेफरेंस देखी गई, क्योंकि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने लोगों से प्रेफरेंस ली थी कि भाई व्हाट वाज योर प्रेफरेंस, व्हाट वुड यू प्रेफर, इनको रैंक ऑर्डर करवाया गया था। तो जो निष्कर्ष निकले थे वो थोड़े चौंकाने वाले भी थे, बिकॉज पीपल emphasized या highlighted the need of small informal groups। सबसे पहली चीज जो उन्होंने प्राथमिकता जिसको दी थी वो दी थी छोटे इनफॉर्मल, फॉर्मल ग्रुप्स नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप्स पे, जहाँ पे कि लोगों को एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को समझकर जानने का मौका मिलता है, जहाँ पे लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं उन ग्रुप्स को। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, वेयर पीपल वर गिवन चॉइस टू सिलेक्ट देयर ओन ग्रुप, तो वहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ में वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं उनको छांट लेते हैं। तो वहाँ पे अगर उनको वातावरणीय कारण नहीं भी मिलते हैं तो भी दे परफॉर्म बेटर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज वाज स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप। सेकंड जो चीज को हाईलाइट किया गया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में, दैट वाज सुपरविजन टाइप। आपका लीडर कैसा है? लीडर, देखिए स्टडीज करी गई थी ऑटोक्रेटिक लीडर्स पे एंड डेमोक्रेटिक लीडर्स पे, तो इट वाज फाउंड कि जितना लीडर फ्रेंडली होता है, डेमोक्रेटिक होता है, वहाँ पे लोगों को दे फेल्ट वैल्यूड, उनको लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस है। एंड ऐसे में तो लोग जनरली प्रेफर करते हैं इस तरह का लीडर हु इज फ्रेंडली, जो अपने ग्रुप को साथ लेकर चलता है, ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह का लीडर। ठीक है। नंबर 3, जो हम पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट में मान रहे थे कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय हायर पे, बट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने ये किया कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट नंबर 1 पे नहीं आते हैं। सो पीपल प्रेफर स्मॉल ग्रुप्स, पीपल प्रेफर गुड लीडर्स, फ्रेंडली लीडर्स, एंड नंबर 3 पे आती हैं आपके इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। नंबर 4 पे था नॉवेल्टी ऑफ द सिचुएशन। जैसा मैंने कहा कि देखिए एनवायरमेंटल सिचुएशंस या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बजाय उन्होंने कहा कुछ दूसरे कारक, देयर आर अदर फैक्टर्स। तो उसमें दिस वाज वन कि जितनी नई सिचुएशन होती है, लोगों को नयापन, क्रिएटिविटी, जहाँ पे कुछ अलग करने का मौका मिलता है, दे प्रेफर दैट। एंड नंबर 5 वाज अटेंशन रिसीव्ड, कि जो वर्कर्स होते हैं उनको कितना इम्पोर्टेंस, कितना ध्यान, कितनी प्राथमिकता दी जाती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ implications थी हॉथॉर्न स्टडीज की, which played a very very important role in organizational psychology। आगे जब आप देखोगे, so हॉथॉर्न experiments are the roots, उसका आधार है, संगठनात्मक मनोविज्ञान का बेसिस, आधार है हॉथॉर्न स्टडीज एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। Another important factor is World War। देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर्टिकुलरली की मैं बात कर रही हूँ। 1939 से लेके 1945 जब पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर में था, तो इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव संगठनात्मक मनोविज्ञान पे पड़े। किस रूप में पड़े? नंबर 1, एक तो जब हर कंट्री में मेन जॉइंड मिलिट्री सर्विसेज, क्योंकि जब वॉर हुई तो जितने भी आदमी मेन थे, देवर, देखिए बहुत सारी कंट्रीज में नियम होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर उनको कंपल्सरीली आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। सो अब क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज थी, जो संगठन थे, वहां पे विमेन केम इन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मेन ज्वाइनिंग द आर्मी, विमेन वर इनकॉर्पोरेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में और संगठनों में ज्वाइन कराया। ठीक है। एंड सेकेंडली, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, पर्टिकुलरली यूएस आर्मी ने ये डिसीजन लिया था अलग अलग रेसेस, रेशियल इंटीग्रेशन का। आर्मी के अंदर रेशियल इंटीग्रेशन हुआ। सो इन दोनों चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ा? इन दोनों चीज़ों का प्रभाव ये पड़ा कि नंबर 1, वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी आई।
पहले क्या होता था, मेन ही थे, ज़्यादा विमेन नहीं थी, एंड कुछ पर्टिकुलरली जैसे अमेरिकन उसमें वाइट्स ही थे, या जो ब्लैक्स वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। तो लेकिन इसके बाद में, रेशियल इंटीग्रेशन के बाद में, हम ये देखते हैं कि कार्य क्षेत्र में देयर वाज डाइवर्सिटी। और अगर आपको फ्रेंड्स याद हो, मेरा जो पुराना लेक्चर था व्हेन आई टॉक्ड अबाउट चैलेंजेस, तो उसमें एक सबसे प्रमुख चैलेंज जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को है, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स। क्योंकि आजकल एक रेस या एक कास्ट के लोग कार्य क्षेत्र में नहीं काम कर रहे, मल्टीलिंगुअल, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग हैं। सो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर कि हम ये देखते हैं कि वर्कफोर्स में एक डाइवर्सिटी, एक विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर की कारण देखिए, देयर वाज बहुत सारे ये महसूस किया जाने लगा, और काफ़ी अध्ययन हुए मनोबल पर। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये महसूस किया गया कि लोगों का मनोबल, आर्मी का पर्टिकुलरली मनोबल उच्च होना चाहिए, तो मोरल के ऊपर स्टडीज़ की जाने लगी, एंड सेकेंडली लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर। तो ये दो जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बाद में आपके रोल प्ले करते हैं, तो इसके ऊपर एक, इन दोनों अध्ययनों को, इनके ऊपर एक, इनको एक जैसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल बूस्ट मिला। ठीक है, तो इनके ऊपर काफ़ी अध्ययन किए जाने लगे। सो इस तरह से वर्ल्ड वॉर वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू भी जो रिसर्चेस हुई, जो अध्ययन हुए, उन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के विकास में। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं 1950s एंड 1960s में क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स हुए। सबसे पहली चीज, वाइटल्स की एक किताब थी, मोटिवेशन एंड मोरल इन इंडस्ट्री, और इसने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कि किस तरह से संगठनात्मक मनोविज्ञान का एक अहम रोल होता है। एंड सेकेंडली, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव उभर कर आया, मानवीय गुणों को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। क्योंकि देखिए, ये महसूस किया जाने लगा कि मनुष्य के कंफर्ट, मनुष्य की खुशियों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे वॉर का टाइम हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, उनको काम करने वाला जो होता है, वो मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग होता है। सो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतों को, ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट्स को, ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को हम जो अब से पहले जनरली हम ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं एक साइड ट्रैक कर दिया गया था, नाउ दे वर एम्फेसाइज। सो जो ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव है, दिस इमर्ज्ड। एंड सेकेंडली, हर्जबर्ग ने काफ़ी अध्ययन किए इस दौरान, पर्टिकुलरली जॉब एनरिचमेंट, हर्जबर्ग की थियरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, जो बाद में आप डिटेल में करेंगे, वो निकल कर आई। लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात की जाने लगी, और ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिन्होंने संगठनात्मक मनोविज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज डगलस मैकग्रेगर। इन्होंने एक जो किताब लिखी थी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, और इसमें इन्होंने ही टॉक्स अबाउट टू मेनली फिलॉसफी ऑफ वर्क, कि लोग किस तरह से कार्य करते हैं, और उसकी जो थियरी एक्स एंड थियरी वाई की उसकी बारे में बात करी है। और जो थियरी एक्स होती है, वो परंपरागत तरीका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कार्य का तरीका था, वो है। एंड थियरी वाई इज कि किस तरह से कार्य को बेहतर
आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ-साथ इट आल्सो टॉक्स अबाउट वेल-बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज़, ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो दिस जो मैकग्रेगर का ये जो योगदान था, इसके बारे में भी जो बाद में अपन डिटेल में थियरी एक्स, थियरी वाई, थियरी जेड को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उस पे मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। बट अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिस कि क्या आधार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या था। तो उसमें फ्रेंड्स ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू सो much friends. I hope I have been to certain extent successful in helping you understand the history of organizational psychology. अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हैं तो यू कैन मेल मी एट drarpita0816@gmail.com, and please continue to watch my videos for more information on organizational psychology. Thank you so much.